भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। अमन का त्योहार हो और अगर इसी त्योहार में सांप्रदायिक पत्थर फेंके जाए तो सवाल तो बनता है। देश भर में आज ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह समेत मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। लोग एक दूसरे से गले भी मिले। कुल मिलाकर देश की एकता की वो तस्वीरें देखने को मिली जिसमें भाईचारा भी था और साथ ही दुआएं भी थी। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जो कि देश के अमन चैन में दरार डालने वाली थी, चाहे मेरठ हो, मुरादाबाद, दरभंगा या फिर मुंबई का मलाड। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर कौन अमन और शांति के दुश्मन है और फिर से क्या माहौल को खराब करने की कोशिश है। अब दो तस्वीरें बिल्कुल उलट देखिए। एक तरफ ईद का त्योहार, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, पत्थरबाजी, हंगामा, पुलिस के साथ नोकझोंक। तो जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में ईद उल फितर मनाने के लिए मुस्लिमों पर हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की। ये तस्वीरें आज के इस त्योहार के दौरान देखने को मिली। एक तरफ हंगामा पथराव, दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों का विरोध। ईद की नमाज के दौरान दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत कई शहरों में मुसलमानों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अता की। जिन्होंने अपने हाथों में काली पट्टी बांध की गई थी वो विरोध करते हुए नजर आए। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से विरोध था। लेकिन आज एक बार फिर से जहां पर वक्फ बिल को लेकर हो रही है सियासत, सवाल उठाए जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, तो दूसरी तरफ किरण रिजिजू की तरफ से भी इस बिल को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश की गई। आइए पहले आपको आई प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर दहाड़ की चर्चा में बढ़ेंगे आगे। जो आ रहा है ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इशू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर अधिकारिक तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड पीपुल, इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। आइए करते हैं पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। पहला सवाल आज जिस पर रहेगी चर्चा, आस्था पर भारी घमासान, भाईचारा लहूलुहान, सौहार्द के फूलों से सीखेंगे नफरती पत्थरबाज। वक्फ पर भ्रम भरपूर, सरकार ने किया दूर। वक्फ बिल की नई डगर, भाईजान को क्यों है डर। नमाज, वक्फ, फिलिस्तीन, कैसे बना है टकराव का सीन। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त मौजूद हैं, सुभ्रांश राय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, चितरंजन गगन हैं आरजेडी के प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत सिद्धार्थ यादव आपके साथ ही करना चाहूंगी। सरकार की तरफ से बड़ा क्लैरिफिकेशन वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसी सत्र में हम इसे टेबल करेंगे, इसे पास भी कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो विरोध के स्वर है वो बुलंद होते जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की जो जमीन है, जो वक्फ की जमीन है, उस पर कब्जा सरकार करना चाहती है, उसमें इंटरवेंशन रखना चाहती है, कोई पारदर्शिता की बात नहीं है। ये तमाम सवाल और भ्रम सरकार अभी तक दूर क्यों नहीं कर पाई है, सिद्धार्थ यादव जी। सिद्धार्थ जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी पूर्णिमा जी, शुरुआत से ही हम देखते आए हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान वर्ग के भी कुछ चुनिंदा लोगों को चुन करके हमारी देश की राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करती है। जहां पर आज सरकार की ओर से तमाम आश्वासन दिए गए। वक्फ का कोई बिल एक दिन में आया हुआ बिल नहीं है।
इसको लेकर के कितने सुझाव, कितनी रिक्वेस्ट देश भर से हमारी माइनॉरिटीज मंत्रालय के पास रिसीव हुई थी। बिल को लेकर के कितनी ज्यादा व्यापक चर्चा सभी जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे करी गई। उसके बाद उसको जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी के बाद सरकार के तमाम मंत्री बिल को लेकर के तमाम क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, पर विरोध किस बात का है? आप विरोध करने वाले 4 लोगों से पूछिए कि आप किन बातों का विरोध कर रहे हैं, तो कोई कंक्रीट आपके पास चीज नहीं आएगी। सुनने में आ रहा है कि कोई मस्जिद छीन ली जाएगी, कोई जमीन छीन ली जाएगी। कैसे हो सकता है? ये देश संविधान से चल रहा है, ये शरिया से नहीं चल रहा है। इस बिल का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। जिस जमीन का कोई भी कागज देश के किसी भी नागरिक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है, उसको देश में कोई भी नहीं छीन सकता। उसके बावजूद ऐसी भ्रम की बातें देश भर में फैलाई जा रही हैं ताकि लोग अपने राजनीतिक हितों को साध सके। मुस्लिम समाज के अंदर भी कुछ एक वर्ग हैं जो इस वक्फ के इन सभी बदलावों से, इन सभी वक्फ के प्रावधानों से अपना फायदा उठाते आए थे। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां ले ली, बड़े बड़े उनने आलिशान उस वक्फ की प्रॉपर्टी से अपने ऐशो आराम बना लिए। पर जो वास्तव में मुसलमान समाज के हमारे गरीब मुसलमान भाई बहन बंधु हैं, उनको इसका कोई लाभ ना मिल सके, इसका एक प्रयास था। मैं मानता हूं कि यह प्रयास बदल रहा है, इसलिए लोगों को तकलीफ। और मैं अंतिम बात भी बोलता हूं, एक बात और कहूंगा, 44 बदलाव आज से पहले वक्फ के अंदर हुए। क्यों नहीं तकलीफ थी? जब 2013 में 123 प्रॉपर्टियां वक्फ के नाम दे दी गई लुटियंस दिल्ली की, तब तकलीफ नहीं थी। आज सामान्य मुसलमान के लिए बदलाव किए जा रहे हैं तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं मानता हूं कि ये केवल एक राजनीतिक ढोंग है और कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी से आपके पास सुब्रांश राय आते हुए अब ये बताइए कि कांग्रेस का हथियार था, अगर मान के चलिए कि बीजेपी उस हथियार से वार कर भी रही है, तो कांग्रेस को अचानक से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? सच्चर कमेटी की जब सिफारिशें आई, उसी के आधार पर संशोधन की बात तो सर आप ही की पार्टी की तरफ से की गई थी, और आज जब बीजेपी इसी को आधार बनाकर संशोधन की बात करती है, तो आप मुस्लिमों को कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा। यह भ्रम विपक्ष फैलाने की कोशिश क्यों कर रहा है सर? और इसके फायदे आपको क्या नजर आते हैं कि आपकी पार्टी को मिलेंगे? पूर्णिमा, देखिए 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे जरूरी चीज आपने जो अपने पैकेज में दिखाया कि मुसलमानों के ईद पर हिंदू समाज जो फूलों से बारिश कर रहा है, यही हमारा असली हिंदुस्तान है। और शायद 2014 से पहले यही हिंदुस्तान था। पिछले 10.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो करने की कोशिश करी, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया आज हिंदुस्तान में आपको हर जगह देखने को मिलता है। और मैं इसके आपको 2-4 छोटे छोटे बड़े उदाहरण देता हूं। इस पैनल पे 7 लोग बैठे हुए हैं, मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए, क्योंकि जैसा नरेंद्र मोदी टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड प्रचारित करता और प्रसारित करता है कि वक्फ आपकी जमीन को कब्जा कर लेगा, कोई एक आदमी बता दीजिए जिसकी निजी संपत्ति को किसी ने कब्जा कर रखा हो। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ही कुछ चंद मुसलमान मत कहिए, कुछ चंद इनके पेड़ मुल्ले कहिए जो आकर टीवी पे भाषण देते हैं कि कुंभ की जमीन जो है वक्फ की है, और फिर नरेंद्र मोदी टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड पे बहस शुरू होने जाती है कि भैया मुसलमान जो है और वक्फ जो है पूरे हिंदुस्तान की जमीन को ले लेगा। और उसकी आड़ में क्या क्या होता है? उसकी आड़ में जो सबसे जरूरी चीजें घटती है वो ये है कि ये चर्चा बंद हो जाती है कि कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और लोग मर रहे हैं। ये चर्चा बंद हो जाती है कि नरेंद्र मोदी अपने मित्र को कौड़ियों के रेट में बंबई से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक की जमीनें मोडानी ग्रुप को अलॉट किए जा रहे हैं। ये चर्चा बंद हो जाती है कि जो घातक बीमारियां है, डायबिटीज और कैंसर जैसी, वो नरेंद्र मोदी के राजकाज में महंगी कर दी जाती है। ये चर्चा बंद हो जाती है कि अब एटीएम से पैसा निकालने पर एक अकाउंट होल्डर को 19 रुपए पर अकाउंट पे चार्ज देना पड़ेगा। प्रतिमा एक मिनट रुकिए जरा प्लीज, थोड़ा इसमें रखते हैं। या ये चर्चा बंद हो जाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए अगले 6 महीने में 8 लाख करोड़ रुपया और कर्जा लेगी। चर्चा क्या होता है? मुसलमान आपकी जमीन कब्जा कर लेगा, वक्फ आपकी जमीन पे दावा कर देगा। हमने तो नहीं देखा, क्या प्रतिमा मिश्रा ने देखा है ऐसा? सुब्रांश जी, मेरा सवाल वापस से मैं वापस से दोबारा से अपने सवाल पर आती हूँ, और आपने जो कुछ उदाहरण दिए बहुत अच्छी बात है कि आप वो उदाहरण लेकर आए, लेकिन बस आती हूँ सिद्धार्थ जी। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ सर कि सच्चर कमेटी बनाने वाले कौन थी? बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने सच्चर कमेटी बनाई? नहीं बनाई, मनमोहन सिंह ने इस कमेटी को बनाया। इस कमेटी ने जो अपने प्रस्ताव रखे और साथ ही ये भी कहा कि जो प्रॉपर्टी है वक्फ की 163 करोड़ की आमदनी उससे होती है, लेकिन इससे 12,000 करोड़ रुपए सालाना इकट्ठा हो सकते हैं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा। उसके आधार पर आपने भी ये तय किया कि संशोधन होना चाहिए। मैं वापस से सवाल पर आती हूं कि अगर उस वक्त आपको लगता था कि वक्फ में संशोधन होने चाहिए, तो फिर आज उन संशोधनों से कांग्रेस को इतनी समस्या क्यों है?
पूर्णिमा जी, तो किसने आपको मना किया संशोधन करने से? जब आपने जेपीसी करके तमाम पार्टियों को इनवाइट किया, सबने अपने अपने सुझाव दिए और उनके सुझाव को आपने 100% नजरअंदाज कर दिया। 400 से ज्यादा सबमिशन कांग्रेस पार्टी और उस इंडिया अलायंस के लोगों ने दिया था। सवाल ये नहीं है ना नरेंद्र मोदी जी, हम सारा इस देश का रिफॉर्म कांग्रेस ही करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है, कौड़ियों के भाव संपत्ति अपने मित्र को दे देना, या फिर चर्चा करना हिंदू मुसलमान, ना रोजगार की बात करना, ना महंगाई की बात करना। जब आपने जेपीसी बनाया, विपक्ष ने अपने ओपिनियन दिए, आप उसमें रिफॉर्म करते। ये असली तकलीफ सिद्धार्थ यादव इस बात से है, असली तकलीफ इस बात से है कि जिन बातों का जिक्र विपक्ष की तरफ से किया गया था उनको आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और वन साइडेड इसको लेकर आप एक्ट कर रहे हैं। ये आज की देखिए, बात नहीं है। अभी हमारे साथी शुभ्रांश जी, अभी सुन लीजिए शुभ्रांश जी, आपके बीच में नहीं बोला था, संयम से सुना था, आप भी संयम से सुनिएगा। शुभ्रांश जी कह रहे हैं कि हमारी तो पैनल पे बैठे हुए किसी की जमीन नहीं कब्जाई, आपकी तो कब्जाएगी भी नहीं, आप तो साथी हैं। कब्जाने वाले की कभी जमीन को कब्जाया गया है क्या? आप लोग जिनके साथ खड़े रहे उनकी जमीन को कैसे कब्जाया जाएगा? मैं तो आपसे फैक्चुअल बात पूछता हूं। मैं शुभ्रांश जी आपके बीच में नहीं बोला था ना, आप संयम रखिए। मैं फैक्चुअल बात बोल रहा हूं, अब आप संयम रखिए और हिम्मत रखिए कि जो फैक्चुअल बात आपके सामने कही जा रही है उसका आप जवाब दे। शुभ्रांश जी जवाब ले लीजिए, शुभ्रांश जी जवाब ले लीजिए, शुभ्रांश जी जवाब ले लीजिए, शुभ्रांश जी जवाब ले लीजिए प्लीज। विंडो शॉपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सर, अपनी अपनी बारी में जवाब ले लीजिए सर, बोले सिद्धार्थ जी। वो उनको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से आग्रह करता हूं। ये तो एक फैक्ट है ना, और फैक्ट पर जवाब दीजिएगा, बौखलाइएगा मत। ये एक फैक्ट है कि 2010 के अंदर वक्फ की जितनी जमीन थी हमारे देश के अंदर वो दुगनी हो गई। कैसे हो गई? आप कह रहे कोड़ियों के दाम पे जमीन दे दी, हम विंडो शॉपिंग करने निकले हैं, हम कुछ भी टीवी पे बैठ करके बोलेंगे। आचार संहिता लगने से पहले आपकी पार्टी ने 2013 के अंदर दिल्ली लुटियंस की 123 हजारों करोड़ों की जमीन कैसे वक्फ को दे दी? उस पर प्रश्न ना पूछा जाए। आपको अगर वोट बटोरना था तो आपकी सरकार आई और 2013 का अमेंडमेंट कर दिया और उसमें कह दिया कि हर प्रकार का वक्फ अलाउड है, वक्फ बाय यूजर अलाउड है। आपको जब वोट बटोरना था तो 1995 में आपने अमेंडमेंट कर दिया। जो वक्फ का कानून अंग्रेज छोड़कर गए थे वो कानून तक नहीं छोड़ा, वो भी आपने बढ़ा दिया। छोड़ दीजिए टर्की, लेबनान जैसे देशों ने जिन्होंने वक्फ को हटा दिया। मैं कहता हूं अंग्रेज जो छोड़ के गए थे आजादी से पहले उसको तो रहने देते, पर आपको बात करनी थी तुष्टीकरण की, आपको बटोरना था वोट, और फिर यहां बैठ करके कहते हैं अरे वक्फ पर क्यों बात कर रहे हो, बात करो रोजगार पर, शिक्षा पर, 3-4 बातें गिना रहे हैं। तो फिर आपके अब्बू ना आजमी क्यों याद करते हैं औरंगजेब को? कर लेते उसी की बात। आपके सांसद खड़े होकर के राणा सांगा को कहेंगे और टीवी पे बैठ करके प्रवक्ता महोदय जी कहेंगे कि नहीं बात कुछ और करो। लेकिन बार बार इसे लेकर हिंदू मुस्लिम एंगल लाने की कपिल श्रीवास्तव कोशिश क्यों हो रही है, जब ये बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि सब कुछ किसी भी आ रही हूँ सर। शुभ्रांश जी एक एक प्रतिक्रिया सर, एक एक प्रतिक्रिया बोलिए शुभ्रांश जी बोलिए। आपने 2-3 चीजों का जिक्र किया, आचार संहिता का जिक्र किया। हमने तो ये नहीं कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चंदे में 3,500 करोड़ रुपए का कहां से इजाफा हुआ। हमने तो नहीं किया कहा कि इतनी ईमानदार सरकार होने के बाद बीजेपी और आरएसएस का हेडक्वार्टर किसके पैसे से बन रहा है। एक मिनट रुकिए, और भैया एक थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल सिद्धार्थ यादव पढ़ कर आइए। पीछे किताबें होने से शिक्षित होने का टैग नहीं लग जाता। अगर कोई ठीक है शुभ्रांश जी प्लीज थोड़ा समय दीजिए प्लीज। सिद्धार्थ जी प्लीज, शुभ्रांश जी प्लीज। तो आप अपनी संपत्ति हमें डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। बिना बात और वक्फ बाय यूजर क्या होता है शुभ्रांश जी? वक्फ बाय यूजर क्या होता है बताइए? दिए जा रहा है इस देश में रोजगार, वक्फ बाय डोनेशन नहीं, वक्फ बाय यूजर क्या होता है बताइए ना। आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं है, बताएंगे। सिद्धार्थ तमिलनाडु जी प्लीज रुकिएगा, पूरा सिद्धार्थ जी प्लीज रुकिएगा। कपिल श्रीवास्तव आपके पास आते हुए, जब सरकार ये क्लियरली कहती है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन इसमें नहीं किया गया है, सरकार ये कहती है कि पूरी तरीके से जिन बदलावों की हम बात कर रहे हैं वो संवैधानिक है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। सरकार बार बार जब ये कहती है कि किसी भी मुसलमान को वक्फ संशोधन बिल से डरने की जरूरत नहीं है, अगर ये सब कुछ कहा जा रहा है तो फिर, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात सर, कि अगर किसी भी तरीके से इंबैलेंस नजर आएगा इस संशोधन बिल के बाद तो अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, यानी कि जाया जा सकता है ये मामला अदालतों में। तो ऐसे में इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की जरूरत विपक्ष की तरफ से क्यों महसूस हो रही है? क्यों इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देते हुए मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं?
पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो एक बात ये बता दीजिए कि सरकार क्या गीता और कुरान है क्या? वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। क्या कह करके लाए थे किसानों के लिए बिल, वो 3 काले कानून, कि देश हित में माननीय मित्रों ये कानून हम ले करके आ रहे हैं। और जब सारा प्रेशर चारों तरफ से पड़ा और पता चल गया कि अडानी अंबानी के लिए ये ले करके कानून आ रहे थे, और जब वापस लिया 400-700 किसानों को शहादत कराने के बाद, तो क्या कहा? देश हित में मित्रों इस कानून को हम वापस ले रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में काला बाजारी को रोकने का जो कानून था, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने अपने मित्रों के लिए उसमें से 44 ऐसे सामान थे जिनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया। ये चोर सरकार है, ये धीरे से चोरी करना जानती है। ये यूरिया से 5 किलो की बोरी में से 50 किलो बोरी में से यूरिया 5 किलो चुरा लेती है। और आप कह रही सरकार कह रही है। मुझे आप बताइए वह बिल में क्या कमी थी जो आप संशोधन लेके आ रहे हैं? आपने जेपीसी की गठन किया था। आपने जेपीसी गठन करने के बाद विपक्षी दलों के द्वारा जो संशोधन दिए गए उस पर आपने कोई एक्सेप्टेंस नहीं की, आपने खारिज कर दिया एक तरफा। और मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूं, बीन एडवोकेट ये मुझे बताएं कि वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे बढ़ जा रही है जब भू बंदोबस्त अधिनियम 1952 लागू है इस देश में। आपको मालूम है कि पूरी देश के अंदर जितनी भी आराधियां हैं, नहीं पूरा सुनिए, आप कह रहे हैं, पूर्णिमा जी सुनिए ना, पूर्णिमा जी पूरी बात सुनिए। ऐड ऑन ले लीजिए सर, ऐड ऑन ले लीजिए, नहीं ऐड ऑन ले लीजिए, ऐड ऑन ले लीजिए। जो सवाल आप उठा रहे हैं, सरकार तो यही कह रही है ना कि हम उसमें पारदर्शिता लेकर आना चाहते हैं। सरकार ये कहती है ना कि हम अधिकारों के लिए दायरा बढ़ाना चाहते हैं, न सिर्फ ट्रिब्यूनल बल्कि सिविल में भी आप जा सकेंगे। ये भी कह रहे हैं कि उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो इससे किसी को कैसे दिक्कत हो सकती है सर? और सब आप छोड़ दीजिए, सब आप छोड़ दीजिए सर, आपके पास कपीश जी बहुत डेटा रहता है। मुझे ये बता दीजिए कि अभी इससे पहले वक्फ संशोधन बिल में कितने ऐसी शिकायती मुसलमान थे जो इसमें शिकायत लेकर पहुंचे कि उनकी जमीन पर कब्जा हो रखा है? कितने नंबर से बता दीजिए सर, और वो बहुत लार्जर नंबर है, मैं ये कह रही हूं। अगर यही ट्रांसपेरेंसी सरकार लाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? देखिए मिश्रा जी, पहले मेरी पूरी बात आने दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बीच में लीगल अगर टॉक्स कर रहे हैं, अच्छा है कि हमारे मित्र भी अधिवक्ता हैं और मैं भी एक अधिवक्ता हूं। देश को एक अच्छी बहस मिलनी चाहिए। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि जब भू बंदोबस्त अधिनियम इस देश के अंदर लागू है, आपने सारी आराधियों के अनाजी नंबर्स डाल लिए, आपने भूलेख जारी कर दिया, जितने संक्रमणी एक के भूमिधर थे, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जितने भी तरह से अंतरण होते हैं, अगर वो होते हैं तो एलआर एक्ट के माध्यम से उसमें खतौनी और खसरे में आते हैं। तो आप मुझे बताओ ना कि वक्फ की जमीन अचानक कैसे बढ़ जाएगी? जबरदस्ती का दावा कैसे किया जा सकता है? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सरकार भड़का रही है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपने जितने क्वेश्चंस किए कि सरकार ऐसे कह रही है, सरकार वैसे कह रही है, मैंने तो आपको एक बाकायदा जो है साक्ष्य दिया है कि मोदी सरकार ने जब 3 काले कानून लाए थे, या जिस तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्होंने परिवर्तन करके इस देश को लूटने के लिए, काला बाजारी करने के लिए जगह दे दी अपने आदरणीय मित्रों को, तब नहीं पता चला? और वक्फ की जमीन अगर किसी सरकार ने दी तो सरकार ने ट्रस्ट को भी दी है, न्यास के लिए भी दी है। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर गोरखपुर के अंदर उनका अपना मठ है, क्यों नहीं रिसीवर बैठा देते हो? बैठा दो आप। ठीक है, तमाम सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड में सर, जल्दी से। अधिकारियों के हाथ में आप वक्फ कमेटी को पकड़ा, फिर उसके बाद चित्रंजन जी आपके पास और बाकी मेहमानों के पास संशोधन करके सिद्धार्थ जी जवाब पुनर्विलोकन का अधिकार क्यों चाहते हो वक्फ संपत्ति पर? ये मुझे आप बताइए कि आपको अगर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा नहीं करना है तो आप क्यों वक्फ के अंदर? मैं 20 सेकंड में अपनी बात अब सुन लीजिए कपीश जी, सुन लीजिए। मैं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देता हूं, क्योंकि कपीश जी ने, मैं उनको उदाहरण से ही समझा देता हूं। अगर इस देश के अंदर जिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की आप बात कर रहे हैं, एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के पूछिए तो कि समाजवादी सरकार आने के बाद कैसे हो जाता है कि मुख्तार अंसारी की जमीनें बढ़ जाती हैं, कैसे अतिक्रमण बढ़ जाता है, कैसे गुंडाई हो जाती है, कैसे गरीब आदमी की जमीनों को ले लिया जाता है। अगर कोई अगर कोई नहीं पूछ पा रहे आप। अच्छा, मुख्तार अंसारी बनकर मुख्तार अंसारी बनकर वो सारी जमीन ले लिया। और मैं तो उदाहरण देता हूं आपको, कभी जी सुनिएगा, ये दर्शकों के लिए न्याय मत करिए, दर्शकों के लिए न्याय मत करिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे देश के अंदर, तमिलनाडु राज्य के अंदर, पेरम्बूर जिले के अंदर एक पूरे गांव को वक्फ में कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, देश के संसद को कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है।
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को कह दिया कि वक्त की प्रॉपर्टी है, देश की विधानसभाओं को कह दिया कि वक्त की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि वक्त की प्रॉपर्टी है। बताया कि नहीं बताया? खतौनी में आ रही है तो कोई कब्जा कैसे? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसे नहीं हो सकता। पुनर्विलोकन का अधिकार क्यों देते हैं? आप क्यों रिव्यू करना चाहते हैं वक्त की संपत्ति को? ये मुझे बताइए। अगर इतनी सार्थक चर्चा, कपिल जी ये अच्छी बात है कि आपकी मंशा है कि सार्थक चर्चा हो। कपिल जी ये अच्छी मंशा है आपकी कि सार्थक चर्चा हो, लेकिन आपका घर नहीं है, ना मेरा घर है, ना कपिल श्रीवास्तव का घर है। ये देश है, ये भारत है, ये हमारा घर है। इस घर को संजो के लेकिन रखना भ्रम तो हमारी फिर इसी जिम्मेदारी देश में फैलाया जाता है ना कपिल जी, भ्रम फिर इसी देश में फैलाया जाता है ना। शाहीन बाग में जितना प्रदर्शन हुआ सीएए को लेकर कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो भी तो सर भ्रम की स्थिति थी ना। काले कानूनों की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने उसको वापस ले लिया ना। अभी भी सरकार कह रही है ना कि जितने भी विपक्ष को सुझाव देने हैं हम उन सुझावों का वेलकम करते हैं। जब सुझावों का वेलकम करने के लिए सरकार तैयार है सर, इससे पहले से सुनिए ना कपिल जी, एक लंबी प्रक्रिया चली है, 2 दिन के अंदर जो है सारे सुझाव शामिल करते हुए नहीं तैयार कर दिया गया है संशोधन, 2 दिन के अंदर से नहीं किया गया है। और अगर इसका पूरा एक्सप्लेनर है उसमें क्लियर। पूर्णिमा जी मुझे आप बताइए कि सिद्धार्थ जी बता दें कि ये संशोधन क्यों लाना आवश्यक हो गया है? क्या इसलिए हो गया क्योंकि हमारे देश के अंदर एक पूरे गांव को कह दिया गया है कि वक्त की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों ने हजारों करोड़ों की जमीन अपने नाम कर ली है, क्योंकि गरीब मुसलमान के पास कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है वक्त की, क्योंकि देश के अंदर वक्त के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। जरूर इसलिए हो चुका है क्योंकि आप जैसे राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए वक्त का दुरुपयोग करते हैं। देश संविधान से चलेगा, अदालत में जाने में आपको कोई तौहीन महसूस हो रही है? पर ये चलेगा नहीं। और मुझे लगता है एक बार डिटेल में सबको पढ़ लेना चाहिए, एक बार डिटेल में सबको पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी को भी कोई शक शुबा ना रहे, ये भी पता रहे कि जो संसदीय समिति है उसने राज्य सरकारों से बाकायदा इसकी भी डिटेल मांगी है कि राज्य की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से कहां पर अनाधिकृत कब्जे हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, और उसमें एक लार्जर नंबर है, उस डिटेल को भी पढ़ लेना चाहिए। चित्ररंजन गगन जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद हाफिज नूर साहब, संजय राणा जी थोड़ा डिले है बट मैं आती हूं आपके पास। चित्ररंजन गगन जी अब तो क्योंकि देखिए सर ये राजनीति का मुद्दा तो है ही, और राजनीति के मुद्दे से इतर बहुत जरूरी है कि अगर वक्फ बोर्ड जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, अगर उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी की कमी है तो वो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो सही है उसको कोई गलत तो नहीं ठहरा सकता, और जो गलत है उसको सही मानने की भूल आखिर कब तक की जाएगी? पूर्णिमा जी, हम लोग के लिए कोई यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह राजनीतिक मुद्दा केवल भाजपा के लिए। और सही में जो है सो कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि जो है सो जनता के जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के सवाल हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल है, तो इन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए या जो है सो 2014 के बाद आप देखिए सारा समस्या जो है सो 2014 के बाद दिखाई पड़ रहा है, उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। सब लोग इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति और परंपरा को मानने वाले लोग रहे हैं। तो संविधान के साथ छेड़छाड़ 2014 में जब आया, उसके बाद में हर मामले में करें कि संविधान तो कहीं भी जो है सो आपको या किसी के धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती है। यह तो धर्मनिरपेक्ष देश है, और आप जानबूझकर किसी के धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। केवल जो है सो नफरत और घृणा भ्रम कौन पैदा कर रहा है? अभी जो है सो भाजपा के साथी जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की ऑटोनॉमी छीननी नहीं चाहिए वक्फ बोर्ड की, आप ये कह रहे हैं उस पर कोई लगाम नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, और जो चलता आ रहा है सर वो चलते रहने देना चाहिए, यही है ना मतलब कहने का कि उसमें कोई नजर ना रखे। ये 2 बात पूर्णिमा जी मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा की तो राजनीतिक बुनियाद ही है भ्रम पैदा करो, पहले जो है सो प्रोपगंडा करो, परपंच करो, प्रोपगंडा करो और एक परसेप्शन बनाओ। अभी जैसे देखिए ये ढंग से माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जो है सो यह जमीन ले लिया वक्फ, यह जमीन ले लिया, यह जमीन ले लिया, तो गरीब मुसलमानों को इससे फायदा नहीं है, गरीब मुसलमान जो है खिलाफ में माने एक माहौल बनाने का प्रयास जो इनके द्वारा किया जा रहा है। तो जो है सो आप समझ रही हैं, केवल जो है सो नफरत और घृणा पैदा करके और जो है सो राजनीतिक तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं, राजनीतिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है तो इनका मूल आधार है राजनीति का। और इसी आधार पर क्योंकि यह जो लाखों एकड़ जमीन बांट दी अपने मित्रों को, अच्छा, लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिए,
देश बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, ठीक है, पोर्ट बेच दिए, ठीक सब चीज बेच इतना रहे ही हैं। सब कुछ उधर अच्छा किसी होता, का इतना ध्यान ही नहीं सब कुछ जाए। होता तो संजय नहीं, राणा जी नहीं, ट्रिब्यूनल में आज अभी जो है भी तो लगभग करोड़ों 41,000 के का आसपास माहौल केस तैयार हो पेंडिंग नहीं गया। होते। नहीं, अगर इतना ही सब कुछ अभी ट्रांसपेरेंसी पूर्णिमा होती, जी, सुनिए ना सर, सुनिए प्लीज सर, ट्रांसपेरेंसी 9,942 पूर्णिमा मामले जी, जिसमें मुसलमानवादियों ने वक्फ के खिलाफ जो उन्होंने कर रखे हैं। फिर इसके बाद देश में सेना रेलवे के बाद सबसे अधिक अगर जमीन किसी के पास है तो वक्फ के पास है। लेकिन आंख कान नाक सब कुछ बंद कर लेना चाहिए, सब कुछ मूंद कर हमें कह देना चाहिए कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी की तो जरूरत ही नहीं है। अगर होगी तो वो मुस्लिम विरोधी हो जाएगा। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे जेडीयू के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, 2-3 बातें बोली कि भाई बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। तो मान्यवर थोड़े से मैं आंकड़े देता हूं, थोड़ी महंगाई को अपना भी देख लेना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन रेट आपके जमाने में, मैंने 2010 और 12 का बता रहा हूं, इन्फ्लेशन रेट 11.9 था और 12.1 था 2012 में। आज का इन्फ्लेशन रेट आपको पता है कितना है, तकरीबन 3%, 3.6% है। ये इन्फ्लेशन पे आते हैं। आपने बोला बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अरे सर शांत होकर सुनिए, आंकड़े आपके पास आएंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से आंकड़े और पढ़ाई की बातें बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको सुबह भी भाग देना है। पहले मुर्गा सुबह देता था, आजकल शाम को टीवी पर दे रहा है। तो आप शांति होकर सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं पाएगी, ऐसे लोगों से डिबेट नहीं, ऐसे लोगों से बात होने दीजिए उनकी। नहीं, अभी मुंह बंद कराऊंगा, अभी मैं मुंह बंद कराऊंगा। कपिल जी उनकी बात होने दीजिए सर, फिर हेडलाइंस के लिए जाना है और नूर अहमद साहब भी हैं, उनसे भी बात करनी है। कपिल जी प्लीज, देखिए सिंपल, कपिल जी प्लीज, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। बेरोजगारी की बात की, मैं बता रहा हूं 2006 में 8.67% बेरोजगारी थी, 2012 में 8.16% थी। आज के जमाने में 2024 की बात कर रहा हूं, 24 की बात करें 4.17, जाके पढ़ लो नंबर 1। अब ये बताइए, जब हम एक्ट की बात करते हैं भैया, 1954 में एक्ट बनाया गया था जिसमें डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद 2013 में नहीं कोई डिस्कशन हुआ, 69 में हुआ, 1984 में हुआ, 1995 में हुआ। लेकिन असीमित पावर कब दिया गया? 2013 में कि जाइए जिसका मर्जी है उसकी जमीन कब्जा कर लीजिए। मैं तमिलनाडु का एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि तमिलनाडु का एग्जांपल हो सकता पुराना हो गया है। मैं आईटीसी वेंचर होटल है बेंगलोर में, उस पर वक्त क्लेम कर रहा हूं। और दूसरा एग्जांपल देता हूं, कोचीन की 600 फैमिली जो है केरला की, उन्होंने बोला है कि वक्फ ने मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है, जो अभी तक किसी भी वक्ता ने बोला नहीं है। उनकी बता रहा हूं मैं, बाकी चीजों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि 1960 में एक उस समय लॉ मिनिस्टर होता, जब भी वक्फ बोर्ड एक्ट आया था, मिस्टर क्या नाम, चारू चंद्र जी विश्वास, वो लॉ मिनिस्टर थे और प्राइवेट बिल लाया गया था संसद में, और प्राइवेट बिल में चेयरमैन कौन बना था? कांग्रेस का लॉ मिनिस्टर। असंवैधानिक काम शुरू से, फिर तो वो सरकार का हो गया, बिल्कुल सरकार का लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं उसके चेयरमैन, वो तो सरकार का हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं कर रही है, 1954 से कर रही है। ये बताइए 1995 में जो एक्ट बना था उसमें क्यों आपने चर्चा नहीं कराई और ऐसे पावर क्यों दे दिए? 2013 में आपने ऐसे पावर क्यों दे दिए? देखिए हम ये बोले 2017 में 2.5 लाख हेक्टर लैंड आपके पास थी, आज तकरीबन 9 लाख हेक्टर लैंड हो गई। कहां से आ गई? अगर इतना मुसलमान अमीर था, मेहमान अमीर है, तो भैया टैक्स क्यों नहीं देता? 0.4% टैक्स देता है, टोटल 8% जो टैक्स सरकार जो कलेक्ट करती है। तो आपको टैक्स देना नहीं है, अमीर पे अमीर होते जा रहे हो, कब्जे पे कब्जा चचा रहे हो। प्रॉपर्टी एक्ट के मान्यवर बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी एक्ट पढ़े हो? प्रॉपर्टी एक्ट और इस एक्ट में अंतर समझो। जो भी वक्फ जिसको चाहे उसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता है। आप सीधे जाके उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो जो महंगाई की चर्चा ना करो, आप बेरोजगारी की चर्चा ना करो, आप वक्फ पे चर्चा करो। वक्फ में कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। तो ये भी तो संसद की ही जिम्मेदारी है ना, ये भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। और अगर सरकार इसको लेकर अपना काम पूरा करती है तो उसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों? जल्दी से सुब्रांश जी अपना काउंटर रख लीजिए। पूर्णिमा, मुझे 2-3 बातें कहनी है जी। सबसे इंपॉर्टेंट, इस चर्चा में कई बार आया कि काले कानून वापस लिए गए, काले कानून वापस लिए गए, सरकार ने वापस लिया, आपको सरकार पे विश्वास होना चाहिए। और ये बात पूर्णिमा आपने भी कई बार कही, बिल्कुल वापस लिया गया, लेकिन उसकी कीमत 700 से ज्यादा किसानों की शहादत थी और 3 साल से ज्यादा दिल्ली बंद था। 700 से ज्यादा लोगों को मारकर अगर नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून वापस लिए तो इसको आप उपलब्धि नहीं कर सकती। और देश आज इसीलिए चिंतित है क्योंकि नरेंद्र मोदी का क्रेडेंशियल 0 हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ के नाम पे फिर 700 से ज्यादा मुसलमानों की वो शहादत ले और 3 साल फिर दिल्ली बंद रहे और उसके बाद वापस करें।
एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ना, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिसर्च लोगों को कर कराना चाहिए, क्योंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इस देश में वैलिड है। किस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट की आप चर्चा कर रहे हैं? एक मिनट संजय, शांत रहिए। अरे महंगाई की बात कर रहे थे ना, महंगाई बोलो, पॉलिटिकल साइंस पे क्यों जा रहे हो? आपने महंगाई पे बात की, मुंह बंद कर दिया गया। आपने बेरोजगारी बात की, मुंह बंद कर दिया गया। एक्ट पे बात कर रहे हैं, मुंह बंद कर दिया गया। तो मान्यवर ऐसे नहीं होगा। नई नई चीज लेके बताओ। 700 का आंकड़ा कहां से? अधिकारित आंकड़ा है, कहां से मिला आपको ये आंकड़ा? 700 किसान मरे कहां पे? आप किसानों से जुड़े थे? आप किसान जुड़े थे? अभी कुछ दिन पहले पंजाब में जब लाठीचार्ज हो रहा था, आपके मुंह में क्या दही जम गई थी? तो नहीं किसान याद आ रहे थे आपको? अरे मजाक नहीं है, मैं किसान नेताओं से जुड़ा था उस समय। झूठ मत फैलाओ टीवी में बैठ के। सुभ्रांश जी, मैं साथ में बस इतना समझना चाहती थी। ठीक है सुभ्रांश जी, सुनिए सुभ्रांश जी, जो बातें अभी संजय जी ने साथ में कही वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप सर सुनिए, सुभ्रांश जी क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा मैं एक सेंसिटिव, अरे सुनिए ना सुभ्रांश जी, सुनिए ना बात को। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर डिबेट के समय आप ये कहेंगे कि उस वक्त 700 किसान थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, तो सरकार ये क्या चाहती है कि वक्फ को लेकर भी मुसलमान है उनकी शहादत हो? मतलब आप ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर निकलें, आप चाहते हैं कि सड़कों पर निकलकर वो शहादत दें, खुद में आग लगा लें, क्या कर रहे बताइए आप मुझे? ये नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये आपकी एडवाइस है सर, एक नेशनलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप ये सलाह दे रहे हैं बैठकर कि आप ठीक ऐसा करिए जैसा तब हुआ था? गलत बात है सर, अब आप छोटा गलत बात है सर। एक मिनट रुकिए, आप कोई बात नहीं, गलत और सही में बाद में चर्चा करेंगे। नहीं सर, आप इंस्टिगेट थोड़ी करेंगे, आप रास्ता दिखा रहे हैं कि चलो वो करो जो तब हुआ था, और फिर ताकि आप बाद में बोल सकें कि इतने मुसलमानों ने शहादत दी थी। पढ़े लिखे लोगों का गलत बात है सर, गलत बात है। दूसरा आपने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी शेयर करी कि सेना रेल के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन वक्फ के पास है। इसका क्या कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कहां से पढ़ के आते हो? कहां से पढ़ कर आते हो? गूगल भी देख लोगे तो पता चल जाएगा। क्यों झूठ बोल रहे भाई? संजय सुन लो, फिर बीच में नहीं मान्यवर, झूठ तो बिल्कुल नहीं सुना जाएगा आपका। ये काम सिद्धार्थ यादव कर लेंगे। आप नहीं, सिद्धार्थ नहीं, मैं देश का एक नागरिक हूँ और मेरा देश अगर खराब होगा, मेरे 10 कहने का ये है, सिद्धार्थ जी आती हूँ, थोड़ा सा प्लीज मुझे समय दीजिएगा। मतलब कहने का ये है सर, सुनिए ना आखिरी बात सर, जल्दी से कहिए। आपने जो बड़ा सुंदर सा जिक्र किया कि महंगाई दर 2013-14 में क्या थी और आज क्या है। भैया, अगर महंगाई दर यही 3% का नरेंद्र मोदी सरकार में है, महंगाई दर 11.9 2010 कमाई के 72,000 रुपया, आज है 3.6 कमाई है 1,40,000 रुपया। तो बताओ, इतनी सस्ती महंगाई दर है तो 1,000 रुपये आती नहीं है राय साहब। समस्या ये है, आप भड़काऊ भाषण दे सकते हैं। ठीक है, मुझे हाफिज रहमत साहब के पास जाना है, थोड़ा सा जरा सुभ्रांश जी प्लीज, काउंटर जितने लंबे नहीं हो सकते सर, नहीं चल सकता। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा समय प्लीज दीजिएगा, मुझे हाफिज नूर अहमद जी के पास जाना है, मैंने उनसे एक भी प्रतिक्रिया नहीं ली है, प्लीज रुकेगा, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन अगर सुभ्रांश जी अगर मेरी कही हुई बात अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, तो किसानों का आंकड़ा और उनकी शहादत आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। शाहीन बाग का जो सीए के लिए आंदोलन हुआ सर, अगर उसके बाद किसी को देश निकाला दे दिया गया तो वो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हो सकता है। तो जरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को किनारे रखिए और सच्चर कमेटी पर आप बार बार नहीं बोलेंगे, उसके गठन किसने किया आप उस पर नहीं बोलेंगे। अभी मैं मनमोहन सिंह की बात करूंगी जिन्होंने कहा कि मुस्लिमों का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर, तो आप उसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, आपके ज्ञान ऑथेंटिक, बाकी सबके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गजब डबल स्टैंडर्ड है। हाफिज नूर अहमद साहब, जरा एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी हाफिज नूर अहमद साहब कि पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ग, और मैं स्पेसिफिकली क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं इसीलिए मैं इस बात को समझना चाहती हूँ, बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं, बड़े बड़े वो झंडे बरदार हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
अगर मान के चलिए कि मुस्लिमों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा, अगर मुस्लिमों की जमीन जबरदस्ती वक्फ बोर्ड हथिया ले रहा है या उनको जमीन वापस नहीं मिल रही, जैसे कि ट्रिब्यूनल में लंबित मामले हैं मुसलमान वादियों की तरफ से भी, तो क्या हमें इस ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाना चाहिए और अपने दिए गए सुझावों को सरकार के सामने रखना चाहिए कि इन बातों का भी ख्याल रखा जाए जब आप अमेंडमेंट लेकर आए? उलमा जी तकरीबन 35 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। मैं माफी चाहूंगी सर डिले के लिए। और मैं आखिरी बार आपके चैनल पर आया। हाँ, बात यह है कि मुस्लिम जो कमेटियां हैं, मुस्लिम तहरीकें, तंजीमें हैं, बहुत सारी तंजीमें वक्फ बिल के साथ में खड़ी हैं, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। मैं भी विरोध करने वालों के साथ में हूँ। वजह सिर्फ ये है कि जो अभी बहुत सारी बातें सुन रहा था मैं, उनमें से एक बहुत अच्छी बात यह है, जैसे भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ भाई ने भी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी भी कही हैं, बहुत सारी बातों का समर्थन भी करता हूं मैं, जैसे कि मुसलमानों के हक हुकूक को जिस तरह से छीनने की वक्फ बोर्ड ने कोशिश की है पहले से, ये जो अब जो बिल आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो पहले से ही मुसलमानों की संपत्तियां और मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के, बेबस मुसलमानों के, बेसहारा मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड का कयाम हुआ है वो उसकी तरफ से भागा हुआ है, यकीनन उसमें खुर्द-बुर्द हुआ है। और वजह उसकी यह है कि वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो सरकार के मातहत होता है, सरकार जिसे चाहती है चेयरमैन बनाती है, और जहां जहां दावे कर रखे हैं कुंभ से लेकर के फला गांव और फला तमिलनाडु का फला मंदिर या जो भी बातें हम तक आई हैं अब तक, ये इससे साबित है कि वक्फ बोर्ड जो है वो गलत हाथों में है। ये सरकारें करा रही हैं ऐसा अपने चेयरमैनों से, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मौजूदा सरकार जो बिल ला रही है वो जिस तरह से उन्होंने ढोल पीटा है, जिस तरह से उन्होंने भारतवासियों को बताया है कि हम वक्फ बोर्ड पे संशोधन क्यों ला रहे हैं, तो उससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको हड़पना चाहती है। जैसे अभी जेपीसी कायम हुई है, जिसमें विपक्ष के सामने जो अपनी बातें रखी, उनका ये नूर अहमद अजहरी का आरोप नहीं है, ना नूर अहमद अजहरी जैसे किसी और व्यक्ति का आरोप है, ये उन लोगों का आरोप है जो उस जेपीसी का सदस्य थे। उन्होंने कहा कि हमारी बातें सुनी ही नहीं गई, और जो बातें हमने की हैं उनको माननीय चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने उसको नजरअंदाज कर दिया है। तो इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो हम इसलिए ला रहे हैं, गरीबों के फायदे के लिए ला रहे हैं, मुसलमानों के फायदे, मुझे सिर्फ ऐसा ही है जैसे उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बातचीत की थी, ये सिर्फ ऐसा ही है जैसे उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बातचीत की थी, इसके सिवा कुछ और नहीं है। टीएम को ताकत देने का मतलब क्या? अगर आम मुसलमानों को इस पारदर्शिता से फायदा मिलता है, हाफिज नूर अहमद, अगर मुसलमानों के लिए कोई अधिकृत अस्पताल होते हैं, मान के चलिए, मैं एक बात कह रही हूं, मान के चलिए कि जो आमदनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो नहीं दिखाई जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें घोटाला हो रहा है? आपको नहीं लगता कि उसमें कोई मनमानी हो रही है? आपको नहीं लगता कि आम मुसलमानों की जगह सिर्फ एक गिने चुने लोग हैं जो उन वक्फ संपत्तियों का लाभ उठा रहे हैं? ऐसा नहीं लगता आपको हाफिज नूर अहमद? ये मैंने पहले ही कहा आपसे, है ना? तो फिर वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के उलमा के हाथ में दे देना चाहिए। सरकार तो और एक तो पहले से ही कब्जा है, सरकार अपना मजबूत कब्जा करके डीएम को के मातहत करना चाहिए उसको। इसका मतलब क्या है पता है मैं आप? डीएम के मातहत रहेगा साहब वक्फ बोर्ड, क्या बात है? मतलब हमारे पूर्वजों की, हमारे अजदाद की जो जमीनें हैं, जो उन्होंने दान किए हैं, वो सरकार अपने कब्जे में लेकर के जो क्या करेगी? कहां से आ गई ये बात? 30 सेकंड में खत्म करता हूं। इन्होंने बोला कि लोगों की आवाज उसमें नहीं सुनी गई, जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता थे उनकी आवाज नहीं सुनी गई। भैया 280 281 एनेक्चर लगाए गए विद फोटोग्राफ, किसने क्या ऑब्जेक्शन किया? नंबर 1, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को सजेशन दिया। अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को सजेशन दिया गया है, और ये क्या बोल रहे थे? मेरे पूर्वजों की
उन्होंने भाई खड़े अगर करके। देश आजाद नहीं उन्होंने हुआ सदन था में कहा उसके खड़े पहले होकर जो के जमीन बताया, थी वो सरकार जवाब की नहीं दे पाई थी है। और आज भी वो सरकार जमीन है सरकार वो भी बैकफुट सरकार पे आ की गई है। रहेगी। तो सरकार आपके कोई बैकफुट पे पूर्वज आ गई आपके है नहीं दे साहब। गए थे। नंबर 3 सरकार नहीं, लेकिन सरकार बेसिक बात सर्वे की बात हो संजय रही जी है। मुझे सरकार मुझे जवाब एक बात नहीं दे पाई बताइए, है मैं साहब। बेसिक बात कह रही हूँ कि ये सारी जमीनें थी, वक्फ बोर्ड का काम तो इनकी मेंटेनेंस का है या इस पर मालिकाना अधिकार का है? मेंटेनेंस का है या मालिकाना अधिकार का है? मालिकाना अधिकार तो सिर्फ हमारा है उस पर। अच्छा, आपका है। सरकार सारी अल्लाह संपत्तियों का पर है, जहां तक सरकार आपकी नजर जाए बिल्कुल अल्लाह का है, वहां तक आपका आपका नहीं अधिकार है। है। सुरक्षा के लिए आपका नहीं है, अल्लाह का है। महफूज रहे। ठीक है। क्यों आपका है वो? तीसरी आपका बात है। भैया देखिए, आपके- सर्वे आपके दादा आप ने क्यों दी करोगे? सर्वे आपके सरकार दादा ने दी कराएगी। जमीन। आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, आप कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? संविधान की बात हो रही है। संविधान सबको हक देता है कि अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, लेकिन इस लॉ में कोर्ट नहीं जा सकते। आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? और संविधान की जब बात करते हैं तो पर्सनल लॉ क्यों हो रहा है? एक संविधान से एक विधान होना चाहिए। आपके लिए स्पेशल क्यों होगा? देखिए समस्या आपके साथ है, आपकी तरफ मैं समझ सकता हूँ क्यों हो रहा है। ये बताइए, इतने अमीर, बार बार प्रश्न पूछ रहा हूँ, 2.5 करोड़ 2,50,000 एकड़ से आप 9 कैसे पहुंच गए? इनकम टैक्स देते नहीं हो, जमीन कहां से कब्जा कर लेते हो, जमीन कहां से आ जाती है? सिद्धार्थ बातें कर रहे हैं। कौन कौन से सूबे सरकार बताए, जी, कौन कौन से सूबे में मुझे कितनी लगता कितनी है कि जमीन है बताए, आप बताए। संयम से जवाब देने का खामियाजा इतना भी नहीं होना चाहिए नहीं कि नहीं, सत्ता पक्ष से मैं बोलिए अकेला बोलिए। हूं अब और आप सब लोग यहाँ मत बैठे कह हैं। दीजिएगा सिद्धार्थ कि मैं आखिरी बार आ रही हूँ, जैसे अभी नहीं, नहीं, मैं आखिरी बिल्कुल बार आ रहा हूँ ऐसा नहीं जैसे हाफिज कहूंगा। नूर साहब। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलिए, कहूंगा। मैं 2 बातें कहना हाँ। चाहता हूँ। एक, लगभग 40 मिनट की डिबेट हुई, सब लोगों ने अपनी बात कही। विरोध किस बात का है ये कोई नहीं बता पा रहा। हमारी बात नहीं सुनी गई, बाहर क्या विरोध की क्या बात बताई गई? सरकार जिस हिसाब से ढिंडोरा पीट रही है उससे लगता है कि जमीनों का कब्जा कर लिया जाएगा। ये देश कानून से चलता है, ढिंडोरे से नहीं चलता। ये देश मीडिया की रिपोर्ट से नहीं चलता, कानून से चलता है। कानून पर कोई बात नहीं। देश सरकारों के द्वारा अपॉइंटेड वक्त के चेयरमैन से कोई दिक्कत नहीं, अहमद साहब पर सुन लीजिए। प्रशासनिक अहमद साहब अधिकारी अपनी अपनी डीएम से बारी में, दिक्कत सर है। प्लीज। ये कमाल है। ढोल सरकार बजा रही है। ठीक है, मैं ठीक है। मैं एक बात, टेक्निकल बात आपके सामने कह ठीक है, रहा हूं। हाफिज नूर जी, सरकारों बात के सुनिए। अपॉइंटेड वफ्द के चेयरमैन से कोई दिक्कत नहीं, पर प्रशासनिक अधिकारी डीएम से दिक्कत है। जब तकलीफ आती है तो डीएम के सामने खड़े होते हैं, जब तकलीफ आती है तो जज के सामने खड़े होते हैं। वफ्द की जमीन है तो कहीं नहीं जाएंगे, ये ट्राइब्यूनल से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। मैं तो आपको एक प्रश्न छोड़ता हूं। आज ही अजमेर शरीफ के जो गद्दा नशीन सलमान खिश्ती हैं, उन्होंने वफ्द का स्वागत किया है। उन्होंने वक्त का स्वागत करते हुए कहा है कि इस अमेंडमेंट का सबको स्वागत करना चाहिए। और दूसरा, जो केरला की कैथोलिक चर्चेस की बॉडी है, उन्होंने कहा है कि सभी एमपीज को वक्त का स्वागत करें। देखिए पूर्णिमा जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश कर रही हूं हाफिज साहब से भी कहूंगा कि 5 सेकंड का संयम बोलिए, रखें। बोलिए। मैं तो एक बात कहता हूं, केरला के जो कैथोलिक चर्चेस की बॉडी है, उसने ऑफिशियली अपने एमपीज को रिक्वेस्ट किया है कि वक्त का स्वागत करिए। क्या वो भी कम्युनल है? या ये सारा प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के लिए है? आज कैथोलिक्स कह रहे हैं, आज क्रिश्चियंस भी कह रहे हैं कि वक्त का स्वागत करिए। इस देश के अंदर आपने झूठ और प्रपंच की ऐसी दुकान चला दी कि भाजपा जो बोलेगी बस उसका विरोध करना है, भाजपा जो बोलेगी उसके खिलाफ जाना है। यह बिल देश के लिए आ रहा है, यह बिल देश के मुसलमानों के लिए आ रहा है, यह बिल देश के नागरिकों के लिए आ रहा है। विरोध करने का कोई ग्राउंड आपके पास ना हो तो झूठ मत फैलाइए। आप झूठ और प्रपंच की राजनीति करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, हम कुछ पर। विरोध का आधार मंशा है या तथ्य है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा है, आती हूँ सर चितरंजन कागन जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, मेरे पास समय है सर। लेकिन ये समझना आधार इसीलिए जरूरी है क्योंकि फिर आपकी मंशा में कहीं समस्या या आपके पास फैक्ट्स नहीं। अगर ऐसा है तो फिर अजमेर दरगाह के चिश्ती कह रहे हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो फिर मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद साहब ये क्यों कह रहे हैं कि सरकारें जो है वो मुस्लिमों की ज़मीन को हड़प लेना चाहती हैं। जल्दी से एक बार कपिल श्रीवास्तव, आपका मैं काउंटर सर ले लेना चाहती हूँ। इन तमाम बहस के बीच मैं फिर आ रही हूँ कि एक बार तर्क कर लेते हैं ना, हम अपना विपक्ष क्या कहना चाहता है उसको रखने की कोशिश करते हैं ना। सरकार तो अभी भी उसको लेकर वेलकमिंग है, और अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो फिर तो अगर किसी को उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता और इतनी ट्रांसपेरेंसी होती तो 58,000 से ज्यादा सर मालिकाना हक से जुड़ी याचिकाएं पेंडिंग नहीं होती, ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुस्लिम वादियों की तरफ से दायर की गई याचिकाएं पेंडिंग नहीं होती, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं होते, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी होती तो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपको ये मालूम है कि हमारे अधीनस्थ न्यायालयों में, हमारे हाई कोर्ट्स में और हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग हैं? उसका तो 0.1% नहीं है। अच्छा, उसका 0.1% नहीं है।
जो आप अधिकरण को हटा करके आप सिविल कोड को देना चाह रहे हो। पहले ही से वहां इतना बोझ है कि वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ती रहती है, तीसरी पीढ़ी को भी न्याय मिल जाए तो बड़ी बात होती है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी हमारे सिद्धार्थ भाई इस बात का बचाव ले रहे थे कि वो पैनल पे अकेले बैठे हुए हैं। कहां आप अकेले हैं? संजय राणा भाई आपके साथ है, हमारी एंकर भी भरसक आप ही को सपोर्ट करती हैं, हम लोग को बोलते ही नहीं देती। तो ऐसा ना कहिए कि आप अकेले नहीं है। नहीं पूर्णिमा जी, आजादी है सर, बोलिए, कोई बात नहीं, आजादी है बोलने की। हमारे देश में सब कुछ संविधान के हिसाब से चलता है, बोलने की आजादी भी है और पैसा भी नहीं लगता सर कुछ भी बोलने में, तो बोलिए ना क्या दिक्कत है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने सुभ्रांशु राय से, एक मिनट सुन लें, आप सुभ्रांशु राय साहब से आपने ये कहा कि आप उकसा रहे हैं कि 700 किसान उसमें मरे थे तो अब ये 700 मुसलमान। अरे भाई, किसी को आगाह अगर आप कर रहे हो, सरकार की नीयत अगर वही है तो कोई क्या करेगा? एक चश्मा हटा के आप देखेंगे तो आपको भी वही समझ में आएगा सर जो मुझे समझ में आया। एक लेकर के भी यहाँ तक नहीं आ पाया कि खड़ा होकर के हम श्रद्धांजलि दे सके, और इनके मंत्री ने और 4 किसानों पे थार गाड़ी चढ़ा दी। क्या हुआ उसका? चित्रंजन गगन जी के लिए 30 सेकंड्स का एक टाइमर रखेंगे क्योंकि आप उन्हीं के साथ खड़ी रहती हैं। ठीक है चित्रंजन जी, 30 सेकंड्स का सर टाइमर रख रही हूँ, फिर उसके बाद एक क्लोजिंग कमेंट सिद्धार्थ जी जो कह रहे थे कि यह परपंच है, या तो जो इन लोगों का है परपंच करते हैं, परपंच करके प्रोपगंडा करते हैं, प्रोपगंडा करके एक परसेप्शन बनाते हैं। जिस जगह से हर मामले में इनको देखिएगा वही करते हैं, झूठ मूठ जो है तो झूठा प्रचार करेंगे, झूठा आंकड़ा देंगे। अब संजय जी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके लिए महंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। उनसे ज्यादा बने महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सांप्रदायिक तनाव कैसे पैदा हो, भाई भाई में लड़ाई कैसे पैदा हो। उनके लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यह सब मुद्दा उनके लिए नहीं है। आंकड़े आपके पास है नहीं, मुद्दा ढूंढोगे आप जाके। देश का सारा प्रॉपर्टी जो है अपने चेते मित्रों को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने बिहार में किया था, जॉब दे करके सारी जमीनें ले ली थी 700 यादवों की, वैसे ही ना 700 यादवों की जमीन ले ली थी। अभी केस है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सिद्धार्थ 10 सेकंड दे रही हूँ आपको, फिर खत्म करूंगी। सिद्धार्थ 10 सेकंड 700 यादवों की जमीन। मैं इस इंतजार में था कि आपने कपीश जी को अवसर दिया, आपने चित्रंजन जी को अवसर दिया, वो अपने समय का उपयोग करके कुछ तो बताते कि वक्फ में गलत क्या है, वो बात इधर उधर की करेंगे। यही विपक्ष की स्थिति है, ना विपक्ष के पास कोई आधार है कि इस देश में कोई भी आने वाले प्रोग्रेसिव बिल का वो विरोध कर सके। केवल वो इसलिए ऐसा प्रपंच और ऐसा झूठ फैलाते हैं। मैं देश के मुसलमानों से आपके चैनल से आज आग्रह करता हूं, इनके प्रपंच में मत आइए, मत घबराइए, मत डरिए। ये देश के विकास की बात है और विकास के बताने के लिए तैयार नहीं है कि वक्फ बिल में क्या कमी है जिसके लिए संशोधन लेके आ रहे हैं, ना ये बताने के लिए तैयार है, ना सबको मेरी बात से सबको चलिए, दिन दूर नहीं है, 2 तारीख को सरकार इसे टेबल करने की लोकसभा में तैयारी कर रही है, तो पूरी डिटेल सबके पास आ जाएंगी। उसमें जमीनों का कितनी बार जिक्र है क्या नहीं है, उसको लेकर भी क्लैरिटी मिल जाएगी, कौन किसका अधिकार छीन रहा है और कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर शुक्रिया आपका सिद्धार्थ यादव, आपने समय दिया। सुभ्रांशु राय जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी शुक्रिया। चित्रंजन गगन जी, हाफिज नूर अहमद साहब, संजय राणा जी, शुक्रिया आपका भी दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।